गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान के एक भाग पृथ्वी और हमारा जीवन किताब से प्रथम चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें हम देखते हैं कितने चैप्टर दिए गए हैं। इसमें ये है विषय सूची। इसमें प्रथम चैप्टर है कृषि एवं उपजें, जो कि पृष्ठ संख्या 6 से 13 पर दिया गया है। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। कृषि, प्रमुख उपजें। ठीक है, प्रमुख उपजें मतलब जो हमारे भारत के लोग मुख्य रूप से जिन फसलों को उगाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम प्रमुख उपजें। आपने अपने गांव में, कस्बे में, अपने घर और आस पड़ोस वालों को खेतों पर जाते देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि वे लोग खेतों में क्या करते हैं? क्या कभी आप अपने पिता या भाई के साथ खेतों पर काम करने, जैसे फसल बोने, काटने या अनाज लाने जाते हैं? यह आपके घर या आस पड़ोस का व्यवसाय है, जिसे हम कृषि कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग किसान हैं। हमारे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि किसान जिनका मुख्य व्यवसाय है। ठीक है, आपके पिता, आपके भाई, आपके चाचा, आपके ताऊ, यानी कि आपके रिश्तेदारों में से बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होंगे जो कि खेती करते हैं, जिन्हें हम कृषक या किसान कहते हैं। कृषि हमारे देश का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यह हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, कृषि जो है वो हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ठीक है, यानी कि हमारे देश में लगभग 65% लोग जो हैं कृषि का व्यवसाय करते हैं। तो प्रतिशत से ही पता चल रहा है, यानी 100 में से 65 लोग जो हैं वो कृषि का व्यवसाय करते हैं। तो कृषि का व्यवसाय जो है वो हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनसे क्या होता है, एक तो हमारी जो परिवारों की जो खाद्य पदार्थों की पूर्ति है वो होती है। ठीक है, और दूसरा ये है कि जब व्यापारिक स्तर पर खेती की जाती है, यानी उन फसलों को ज़्यादा मात्रा में जब पैदा किया जाता है, तो उनसे क्या किया जाता है, व्यापार मतलब उन्हें मंडी में जाकर जब बेचा जाता है, तो उससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ होती है और आर्थिक विकास मजबूत होता है। ठीक है, अब है क्या आप जानते हैं। कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसल उत्पन्न करना नहीं होता। ठीक है, कृषि के अंतर्गत पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन भी आता है। यानी कृषि का मतलब ये नहीं है कि खाली हम फसलें पैदा कर रहे हैं। कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आएगा, जिसमें हम गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़ ये सब पालते हैं, ये सभी जानवर। बागवानी का मतलब होता है कृषि के अंतर्गत हम बाग लगाएं, बागवानी करें। ठीक है, जिसमें हम फूलों के बगीचे या फिर आम के बाग, अमरूद के बाग, ये सब हम लगाते हैं। दूसरा है मत्स्य पालन, जिसमें मत्स्य पालना यानी मछलियों का पालन भी कृषि के अंतर्गत आता है। फसलें वे पौधे हैं जिन्हें मनुष्य ने अपनी उपयोगिता के लिए चुना है। पशुपालन के अंतर्गत वे पशु और पक्षी आते हैं जो मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। वानिकी और मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है, वानिकी और मत्स्य पालन को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, फसल वे पौधे हैं जिन्हें मनुष्य ने अपनी उपयोगिता के लिए चुना है। अपनी उपयोगिता के लिए जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ठीक है, ज्वार, बाजरा। तो ये सब चीज़ें हम किस लिए यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो हम अपनी भूख शांत करने के लिए हमें अनाज चाहिए। ठीक है, तो ये हमने अपनी आवश्यकता के लिए इन फसलों को चुना और हमने इन्हें उगाया अपने खेतों में। दूसरा है पशुपालन के अंतर्गत वे पशु और पक्षी आते हैं जो मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। अब जैसे पशुपालन में हम किसे पाल रहे हैं? भैंस, भेड़, गाय, बैल, बकरी। तो अगर हमें दूध चाहिए तो हम पालेंगे भैंस को, ठीक है, गाय को, बकरी को। और अगर हमें खेतों में जोतने के लिए, ठीक है, खेत जोतने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम किसका उपयोग करते हैं? बैल का। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार पशुपालन करते हैं। वानिकी और मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। वानिकी यानी कि वन लगाना, जैसे कि आम के वन होते हैं। वन मतलब बगीचे, बड़े बड़े बगीचे, अमरूद के,
है ना। इसके अलावा और भी जो फल हैं उनके, फूलों के, काफ़ी सारे हम फूलों की खेती भी करते हैं, ठीक है। तो फूलों का तो चलो खेत होता है, बट इसके अलावा जो और भी वानिकी वाली चीज़ें हैं उनमें जो बगीचे हैं वो आते हैं। उसके बाद है मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। तो जो हम मछली पालते हैं वो भी कृषि के का ही एक हिस्सा होता है। अब है सोचिए और बताइए, सबसे पहले लोगों ने कृषि करना क्यों प्रारंभ किया। ठीक है बच्चों, ये आपको सोचना है और बताना है कि क्यों प्रारंभ किया। तो अभी चूंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं कि क्यों प्रारंभ किया। पुराने समय से लेकर अब तक खेती करने के तरीकों में बहुत अंतर आया है। इसे जानने के लिए आप अपने घर या गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि उनके खेती करने का क्या तरीका था। अब आपके गांव के लोग खेती कैसे करते हैं लिखिए, ठीक है। यानी पहले हमारे जो दादा बाबा, ठीक है, वो रहे होंगे पिछली पीढ़ी जो थी वो कैसे खेती करती थी, और अभी आपके पिता भाई कैसे खेती करते हैं। तो ये आपको पूछना पड़ेगा कि पहले वो लोग किन मशीनों का प्रयोग करते थे और आज के ज़माने में किन मशीनों का प्रयोग करते हैं खेती के लिए। पहले गांव में खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे और ट्रैक्टर का प्रयोग लेकिन अब क्या करते हैं, अब हम ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। पहले हम बैल का प्रयोग करते थे लेकिन अब हम ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कृषि करने के तरीके में। ट्रैक्टर कृषि का आधुनिक उपकरण है। ट्रैक्टर क्या है, कृषि का आधुनिक उपकरण है, जो कि पहले बैल से खेत को जोता जाता था, लेकिन अब ट्रैक्टर को लगाकर खेत को जोता जाता है। तो इसलिए जो ट्रैक्टर है वो कृषि का आधुनिक उपकरण यानी मशीन है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं। इसमें है कि आपके गांव में लोग खेती करते हैं, इससे उनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। ऐसी खेती या पैदावार जिससे रोज़ की अपनी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम खेती करते हैं तो बहुत सारी फसलें पैदा करते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, सब्जियाँ, ठीक है, अपनी आवश्यकता अनुसार। लेकिन जब हम इन फसलों की पैदावार सिर्फ अपने जीवन के निर्वाह के लिए करते हैं, यानी अपने परिवार का भरण पोषण या पेट पालने के लिए करते हैं, तो उसे हम कहते हैं निर्वाह कृषि, जिससे हमारे जीवन का निर्वाह हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा पता कीजिए कि आपके गांव या कस्बे में कौन कौन सी फसलें बाज़ार में बेचने के लिए पैदा करते हैं। तो ये आपको पता होगा कि आपके गांव में कौन कौन सी फसलें जो हैं वो पैदा की जाती हैं। ठीक है, गांव में कौन कौन सी फसलों को उगाया जाता है। जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि का मतलब जो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति, जो अपने परिवार का पोषण या फिर जो स्थानीय आवश्यकता, यानी कि हमारे स्थानीय का मतलब एक स्थान पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ की आवश्यकता पूर्ति के लिए जो फसल उगाई जा रही है उसे हम कहते हैं निर्वाह कृषि। लेकिन निर्वाह कृषि का मतलब यही हुआ कि हमें अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए या निर्वाह करने के लिए जितनी हम पैदावार कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे निर्वाह कृषि। लेकिन इसके अलावा अगर हम उस कृषि को बड़े पैमाने पर करते हैं तो उसे हम कहेंगे व्यापारिक कृषि। ठीक है, जैसे हमने गेहूँ उगाया सिर्फ उतना कि हमारे परिवार का भरण पोषण हो रहा है तो वो निर्वाह कृषि है। लेकिन उसी गेहूँ द्वारा अगर हम क्या कर रहे हैं, उसे मंडी में जाके बेच रहे हैं, उससे धन अर्जित कर रहे हैं, तो वो हो गई व्यापारिक कृषि। ठीक है, इसी तरह से हम हर फसल को जो एक सीमित मात्रा में जिसकी पैदावार की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहेंगे, और जिस फसल की पैदावार एक बड़े पैमाने पर की जाती है और जिसका व्यापार किया जाता है, ठीक है, उसे हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 70% लोग कृषि पर निर्भर है। ठीक है, मैंने आपको 65 बताया था, मतलब लगभग 65 to 70% लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 29%, ठीक है, कृषि से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। हमारे भारत में चूँकि विभिन्न प्रकार की जलवायु और मिट्टी है तो यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं। देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 वर्गों में बांटा जाता है: खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, पेय एवं बागानी फसलें। खाद्यान्न फसलों कौन कौन सी हैं बच्चों, अभी देखते हैं। गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा। खाद्यान्न मतलब खाई जाने वाली, जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, और खाद्यान्न का मतलब जो अक्सर कर जिसका प्रयोग हम खाने में करते हैं
उन्हें कहते हैं हम खाद्यान्न फसलें। नकदी फसलें, नकदी में है गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू, जिनसे हम एक तरह से नकद यानी राशि प्राप्त करते हैं, या जिनका ज़्यादातर व्यापारिक तरीके से जिनका प्रयोग किया जाता है, जिससे नकदी प्राप्त हो सके, उसे हम नकदी फसलें कहेंगे। जैसे गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू, ये सभी फसलें। तीसरी हैं पेय एवं बागानी फसलें। पेय मतलब जिनसे पेय पदार्थ बनते हैं, जैसे चाय, कहवा, रबड़, गर्म मसाले आदि। ठीक है, ये हमारे हो गए पेय पदार्थ। और बागानी फसलें, बागानी मतलब रबड़ के बागान होते हैं, गर्म मसाले इन सब के बागान होते हैं, कहवा, चाय इन सब के बागान हैं। और ये इनमें से कहवा और चाय जो हैं ये पेय फसलें हैं, और बाकी चारों की चारों ये बागानी फसलें भी हैं। अब है क्रियाकलाप। अपने गांव अथवा कस्बे में पैदा होने वाली सभी फसलों को पता कीजिए और अलग अलग वर्ग में इनकी सूची बनाइए। ठीक है, आपके गांव में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं उन्हें पता कीजिए, और उन्हें इन 3 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं कि कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं, कौन सी नकदी फसलें हैं, और कौन सी पेय और बागानी फसलें हैं। ठीक है, आप अपने गांव के आसपास के लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग फसलें बोते और काटते हुए देखते हैं। पता कीजिए कि बोने और काटने के समय के आधार पर हमारे यहाँ कितनी फसलें होती हैं। ठीक है, यानी कि हमें ये पता करना है कि हमारे यहाँ कितनी फसलें और किस किस टाइम पर बोई और काटी जाती हैं। अब है कृषि फसलों के प्रकार। तो नंबर 1 है रबी की फसल। इसमें समय है जाड़े के प्रारंभ में बोना और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटना। ठीक है, इसे हम जाड़े के प्रारंभ में बोते हैं, यानी जाड़े का प्रारंभ कब होता है, अक्टूबर नवंबर, और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटते हैं, यानी कि मार्च अप्रैल में हम इसे काट लेते हैं। उपजें हैं गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, राई आदि। अब है खरीफ की फसल। समय है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोना। वर्षा कब होती है, वर्षा होती है जून जुलाई, तो उस टाइम पे हम इसे बोते हैं। वह शीत ऋतु के प्रारंभ में काटना। शीत ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है, तो हम उस टाइम तक इसे काट लेते हैं। इसमें जो प्रमुख उपजें हैं वो हैं धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली, गन्ना आदि। ठीक है, अब है जायद की फसलें। समय है मार्च अप्रैल में बोना, उपज तैयार हो जाने पर काटना। तो मार्च अप्रैल में बोते हैं, और उपज तैयार होने का मतलब यही होता है कि 2-3 महीने में फसल तैयार हो जाती है। तो मार्च अप्रैल में बोते हैं, और अप्रैल के बाद हम 2 महीने दे देंगे, तो जून जुलाई में हम इसे काट लेते हैं। वैसे जायद की फसल जल्दी होती है, तो ये हम लगभग 1.5 महीने बाद इसे काट लेते हैं। यानी कि हम मई जून में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां ये सभी बाज़ार में देखते हैं, और इन्हें हम ख़रीदते हैं, खाते हैं। तो इसका मतलब ये मई जून में अच्छी तरह से तैयार हो जाती हैं, और खाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कृषि प्रमुख उपजें, है ना, अध्याय 1 में आज हमने फसलों के प्रकार तक आज आपको पढ़ाया है। बाकी का अध्याय हम आपको कल पढ़ाएंगे। सभी बच्चे इस अध्याय को समझ गए होंगे, और इस अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे। और इसमें जो फसलों के प्रकार हैं, और जो व्यापारिक फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, और क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि, व्यापारिक कृषि, ये सभी चीज़ें जो हैं वो अपनी कॉपियों में, अपनी जो कार्य पुस्तिका है उसमें नोट करेंगे। ठीक है, ये फसलें कितनी प्रकार की हैं, खाद्यान्न फसल किसे कहते हैं, नकदी फसल किसे कहते हैं, पेय एवं बागानी फसलें क्या हैं। ठीक है, अपने गाँव में आपके कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, उनके अलग अलग वर्ग में उन्हें विभाजित करना, इसकी एक सूची बनाएंगे। फसलों के प्रकार ये सब उतारेंगे कॉपी में। ठीक है बच्चों, और बस आज हमारा यही है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।